साथी उमेद तरड़ फिर से एक नए एक्सेल प्रोग्राम के साथ। और ये एक्सेल प्रोग्राम बजट प्रस्ताव संशोधित वर्ष 2023-24 तथा अनुमानित 2024-25। साथियों, सबसे पहला जो इसके अंदर शीट दे रखी है इन्फो की है, जिसके अंदर आप जो विशेष जानकारी है उसको आप पढ़ करके समझ सकते हो। इसके बाद जो भी काम करना आपको मास्टर शीट के अंदर करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप प्रिंसिपल यानी विद्यालय स्तर है तो प्रिंसिपल सिलेक्ट करोगे, यदि सीबीओ ऑफिस है तो सीबीओ ऑफिस को सिलेक्ट करोगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो बजट प्रस्ताव है ये सीबीओ कार्यालय के लिए भी काम का है। वे सीबीओ कार्यालय जहाँ पर पीढ़ी कार्मिकों का बिल बनाया जाता है और पीढ़ी कार्मिकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैंने इस बजट प्रस्ताव के अंदर लगभग 225 के करीब कार्मिकों को रखने का आपको सुविधा दी है। साथियों, यहाँ आप इंग्लिश के अंदर कार्यालय का नाम और यहाँ हिंदी के अंदर कार्यालय का नाम लिखने के बाद में कार्यालय से संबंधित टीडीओ कोड है, संस्था प्रधान का नाम है, मोबाइल नंबर है और उस संस्था के अंदर काम करने वाले लेखा कार्मिक अथवा इससे संबंधित जो भी कार्मिक है उनके आप नाम पद और मोबाइल नंबर लिखोगे। साथियों, यहाँ पर आप राजकोष तथा वेतन विपत्रों के द्वारा जो जानकारी आपने हासिल की है, डेटा कलेक्ट किए हैं आंकड़ों से संबंधित, वो सारे आंकड़े आप समुचित सेल के अंदर आप प्रविष्ट करोगे। और फिर ये प्रविष्टि करते हुए यहाँ पर ये प्रवेश टीसी वगैरह ये भी जो पूर्ति होती है ये विशेष स्कूलों के लिए होती है या फिर कार्यालयों के लिए भी होती है, लेकिन ये केवल उसी हेड के लिए होती है जिस हेड के अंदर डीडीओ का पेमेंट बनता है। साथियों, यहाँ जब नीचे आ जाते हैं तब कार्मिकों के आपको डिटेल भरनी है और यहाँ कार्मिकों के नाम है, पद है, उनका पे मैट्रिक्स लेवल है, बेसिक है, एम्प्लॉय आईडी है, उनका जीपीएफ नंबर है, जेंडर, हैंडीकैप्ड है तो यस नो करिएगा, कैशियर अलाउंस है तो यस नो करिएगा। और फिर यहाँ पर जो उसका समुचित विवरण है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। ऑटोमेटिकली सारे के सारे डाटा अगले प्रपत्र 8 के अंदर फिल्टर हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो बजट मद है वो मैंने लगभग सारे के सारे बजट मद यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में रख दिए हैं। जो बजट मद आप सिलेक्ट करोगे उससे संबंधित यहाँ पे उसका विवरण आ जाएगा तथा उसका जो फुल डिस्क्रिप्शन है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यदि किसी साथी के कार्यालय के अंदर इनके अलावा यदि कोई बजट मद है तो वो साथी यहाँ आप डेटा के अंदर जाएंगे, डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और इसको क्लियर ऑल कर दें और आपके विद्यालय के अनुसार जो बजट मद है जो इसके अंदर शो नहीं है उस बजट मद को आप यहाँ अंकित कर दोगे और उसका डिस्क्रिप्शन है वो भी आप अंकित कर दोगे जहां जहां उसका चाहिएगा। बाकी हालांकि मैंने लगभग सारे के सारे बजट मद दे दिए हैं इसके अंदर। अब आ जाते हैं, जब जैसे ही आप मास्टर सीट के अंदर सारी की सारी आप पूर्तियां कर दोगे, केवल आपको सावधानी यहाँ रखने की आवश्यकता है। जब मास्टर सीट के अंदर सारी पूर्तियां कर दोगे अगले प्रपत्र ऑटोमेटिकली लगभग सारे ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएंगे। इसमें उस बजट की जो प्रतियां आप निकालोगे उसके सबसे आगे आप कवर पेज के रूप में इसको आप लगा सकते हो। फिर फॉरवर्डिंग लेटर के रूप में इसको आप जिसको भी भेजते हो उसका आप यहाँ विवरण दे करके और जिसके साथ भेज रहे हो उस कार्मिक के विवरण के साथ में इस लेटर पैड को भी तैयार कर सकते हो। फिर प्रपत्र अब स ये आपके सामने तैयार होता हुआ मिलेगा। प्रपत्र 1 वो भी आपको जो कि उस कार्यालय के अंदर कौन सी पोस्ट के कितने कार्मिक हैं और कितने रिक्त हैं, कितने स्वीकृत हैं, सारी की सारी सूचना ऑटोमेटिकली आपको तैयार मिलेगी। प्रपत्र 8 से ऑटोमेटिकली डेटा फिल्टर हो जाएंगे। आगे प्रपत्र 8 जो आपने मास्टर शीट में एंट्री की है उससे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो अवांछित कॉलम है, यहाँ एक चीज आपको बता देता हूँ कि जब मास्टर सीट के अंदर आप काम कर रहे हो और यदि उस कार्यालय के अंदर पोस्ट वैकेंट है तो आप आवश्यक रूप से पद रिक्त लिखते हुए उस पद का नाम और उसका पे मैट्रिक्स लेवल लिखना है और आपको कुछ नहीं करना। और आप यहाँ पे मानते हुए कि नॉन गजेटेड
या जो गजेटेड की पोस्ट है वो रेगुलर के अंदर ही मान्यता रूप से पद रिक्त का लिख करके आप ये विवरण लिखोगे। बाकी बेसिक वगैरह ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये पद आने वाले समय में भरेगा, तो उसके लिए भी अपने को बजट तो चाहिएगा। तो ये प्रपत्र जो 8 है इसके अंदर ऑटोमेटिकली सारे के सारे डेटा फिल्टर होकर के आ जाएंगे। यहाँ पर जो आपको पंक्तियां नहीं चाहिए उनको आप यहाँ पर एक साथ सिलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ हाइड करना चाह रहा हूँ, तो मैं 201 जो कॉलम नंबर है वहां से लेके 213 तक हाइड करना चाहता हूँ। तो 201 पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से क्लिक किए हुए इसको मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ 213 तक आया। यहीं रखते हुए आपको कहीं क्लिक नहीं करना है, यहीं रखते हुए आपको राइट क्लिक करना है और हाइड पर आपको प्रेस कर देना है। तो जो अन्यथा की जो रोज थी वो सारी की सारी हाइड हो चुकी है। इसी प्रकार से अन्य प्रपत्रों के अंदर भी आप अवांछित रोज को या कॉलम्स को आप हाइड कर सकते हो। आगे प्रपत्र 9 तैयार हो जाता है। यहाँ पे कुछ एक पूर्तियां आपको मैन्युअली करनी भी पड़ सकती है। ये जो मेरे अंदर आंकड़े डाले हुए हैं ये सारे के सारे एज ए डेमोस्ट्रेशन के रूप में डाले हुए हैं। आप एक बार जब मास्टर शीट के अंदर पूर्ति कर रहे हो तो इसमें मेरे द्वारा डाली गई सारी की सारी पूर्तियों का आप 0 कर देंगे। 0 करके आपको काम करना है, 0 करना है और फिर उसको एक एज ए फ्रेश शीट के रूप में उसको सेव करना है और सेव करके उसके अंदर आप फिर अपना काम चालू कर सकते हो। फिर प्रपत्र जी और GA2 प्रपत्र 9 का ही भाग है, प्रपत्र 9 का ही भाग GA3 है, GA4 है। ये लगभग सारे के सारे प्रपत्र ऑटोमेटिकली आपको तैयार मिलेंगे। प्रपत्र 10 है। साथ ही साथियों यहाँ समरी के रूप में मैंने 2 प्रकार के परफॉर्म रखे हैं। या तो इस प्रकार की समरी मांगी जा सकती है या फिर इस प्रकार से भी समरी मांगी जा सकती है। और यदि ये वाली आप समरी देते हो, सारांश देते हो, तो इसके अंदर लगभग पूरे के पूरे बजट का समेकित विवरण आपको तैयार मिलेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब यदि वो हेड डीडीओ से रिलेटेड है तो उसके अंदर आप नामांकन को भी लिखोगे, क्योंकि ये भी प्रपत्र मांगा जाता है नामांकन वाला, जो आप साला दर्पण से डेटा को लेकर के यहाँ इनपुट कर सकते हो। ये सैलरी डिमांड वाला है कि कितनी क्या खर्च हुई है और कितनी क्या आवश्यकता है। आगे आ जाते हैं प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, प्रपत्र 4, प्रपत्र 1A, प्रपत्र 1B, प्रपत्र 1C, प्रपत्र टीए और मेडिकल अलाउंस का। हालांकि अब टीए और मेडिकल वाला तो डिमांड के अंदर आता नहीं है, फिर भी पुराने बजट मॉड्यूल के अनुसार मैंने रख दिया है। फिर ये पीएल एनकेसमेंट का ये भी अब वहां से नहीं, जैसे ही पीपीओ जारी होता है तो ऑटोमेटिकली पेंशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो जाता है और वो ट्रेजरी में हम बिल भेजते ही ऑटोमेटिकली वो सारी चीज हो जाती है। उसका एक अलग हेड होता है। फिर ये लिवरीज यानी जो चतुश्रेणी कर्मचारी हैं या सहायक कर्मचारी है उनके लिए जो वर्दी भत्ता है उससे संबंधित प्रपत्र 2 हैं। एक तो वर्दी नाम से और एक लिवरीज नाम से। ये फिक्स कार्मिक जो आपके प्रोबेशन में चल रहे हैं उन कार्मिकों का विवरण आप पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये तारीखें अवश्य रूप से भरनी है कि ये किस तारीख का इसका ज्वाइनिंग है और किस तारीख का इसका डेट कंप्लीट हो रहा है और इसका फिक्सेशन के बाद सैलरी क्या रहेगी और फिक्सेशन के पहले सैलरी क्या थी। ये करेंगे तब ऑटोमेटिकली इसका जो बनने वाला एरियर है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा और वो प्रपत्र 8 के अंदर वो एरियर चला जाएगा। ये जैसे मैं बता दूं आपको, प्रपत्र 8 के अंदर यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आगे आ जाते हैं फिक्स कार्मिकों के बाद में डी एरियर, वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे तैयार आपको होता हुआ मिलेगा और वो ऑटोमेटिकली प्रपत्र 8 में चला जाएगा। यहाँ संविदा कार्मिक ये हालांकि विद्यालय के अंदर अब तो नियुक्त हो गए हैं, लेकिन ये पीढ़ी मत के लिए ही काम का होता है। ये वर्दी का बता ही दिया मैंने। और ये प्रपत्र 14 और ये प्रपत्र 7, ध्यान दें साथियों, ये प्रपत्र 14 और ये 7 और ये प्रपत्र 5 ये सीबीओ ऑफिस के लिए चाहिए होते हैं। तीनों अपने विद्यालय के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। ये बोनस कैलकुलेशन का ये भी आपको ऑटोमेटिकली तैयार मिलेगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना रेस्पॉन्स वापस आवश्यक रूप से देवें।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार से मेरा सहयोग बनाए रखेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।